Today we cover tax deducted at source under section 194C, which relate to TDS on payment to contractors. So let us understand that what's the meaning of 194C. Then what is section 194C? Section 194 states that any person responsible for paying any sum to a resident contractor for carrying out any work, including the supply of labor, in pursuance of a contract between a contractor एंड द फॉलोइंग. इट मीन्स कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर है और कोई कॉन्ट्रैक्टी है, अगर कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर कौन होता है? जिसको काम मिलता है. इट मीन्स कॉन्ट्रैक्टर वो होता है जो कि अपने काम करवा कर कॉन्ट्रैक्टी को रुपए देता है टीडीएस काट कर. तो इस लाइन वही था कि रेस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी सम टू द रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्टर. कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके रिगार्डिंग 194C सेक्शन को लाया गया. उसमें बताया गया कि अगर कोई वर्क होगा एज एन अ कॉन्ट्रैक्ट, तो उसमें जो कॉन्ट्रैक्टर होगा जब वो उसको रुपए देगा, इट मीन्स रुपए देगा इन द सेंस कि जब उसको अपने वर्क के रुपए देगा तो वो एक परसेंटेज में अमाउंट डिडक्ट करके देगा, जो कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स टीडीएस जिसमें कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 194C के अंदर वो डिडक्ट होगा और फिर उसको वो नेट अमाउंट देगा. और नेट अमाउंट से पहले की, इट मीन जो टैक्स डिडक्टेड सोर्स से जो पहले की अमाउंट होती है वो ग्रॉस अमाउंट होती है, और उस ग्रॉस अमाउंट में से वो एक परसेंटेज काटता है. फिर उसके बाद परसेंटेज काट कर जो वो अमाउंट देता है कॉन्ट्रैक्टी को, वो 194C में कवर होती है. तो यहाँ पर बात थी कि भाई इन परसुएंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कॉन्ट्रैक्टर एंड द फॉलोइंग, मतलब कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट जो करेगा वो किस किस के बीच में होना है. एक तो कॉन्ट्रैक्टर का हुआ, एक सेंट्रल गवर्नमेंट हुई, एक लोकल अथॉरिटी हुई, या फिर एक कॉर्पोरेशन हुई. इट मीन्स कि अगर वो इन सब के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो कॉन्ट्रैक्टर, जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. सपोजिंगली हमने एक इंडिविजुअल और एक इंडिविजुअल के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कुछ वर्क करने का, तो वो कॉन्ट्रैक्ट है. अगर कोई फर्म के बीच में और इंडिविजुअल के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो वो कॉन्ट्रैक्ट है. तो इसकी डेफिनेशन में कवर है कि भाई कौन कौन इन परव्यू में आ सकते हैं. तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके के पॉइंट जो इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई वो सब कवर हो जाएंगे. इसमें हम नेक्स्ट देखते हैं कि ऐसी कौन सी सरकम इंस्टांसेस हैं जहाँ पर 194C डिडक्टेबल नहीं होगा. तो यहाँ पर कुछ बेसिक अमाउंट्स होती हैं. बेसिक अमाउंट्स इन द सेंस कि भाई एक लिमिट होती है कि अगर आप इस लिमिट तक दे रहे हैं, इस लिमिट तक आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आपको कोई नीड नहीं है आप टैक्स डिडक्ट करें. सिर्फ आपको नॉर्मली अपना पेमेंट चलती रहेगी, लेकिन एक 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 वो होती है कि एक लिमिट है कि इसके बाद आपको अपना टैक्स पे करना है या फिर उस पर टीडीएस डिडक्ट करना है. जैसे कि ये कुछ केसेस हैं, जैसे कि फर्स्ट हम देखते हैं वेयर द सम पेड और क्रेडिट इन परसुएंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट एक्सीड 30,000. अगर आपके कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो डज नॉट एक्सीड 30,000, देन देयर इज नो नीड टू डिडक्ट टैक्स under 194C. And second is where the aggregate of amount of such sums credited or paid or likely to be credited or paid during the financial year. It means in the aggregation on in financial year, मतलब हम उसमें एग्रीगेशन में देखेंगे दैट इफ पेमेंट्स आर 26,000, 25,000, 26,000, 28,000, एंड इफ ऑल एग्रीगेट इन फाइनेंशियल ईयर टू ए पार्टिकुलर पर्सन, अगर उससे अमाउंट 1 लाख से कम है देन देयर इज नो नीड टू डिडक्ट टैक्स. इसमें अब हम सी पॉइंट देखते हैं दैट इंडिविजुअल और एचयूएफ नॉट टू डिडक्ट टैक्स इफ द पेमेंट और अमाउंट क्रेडिटेड टू द कॉन्ट्रैक्टर इज फॉर पर्सनल यूज. यहाँ पर बात आती है इंडिविजुअल और एचयूएफ की. 194C में इंडिविजुअल और एचयूएफ पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है क्योंकि इनके कुछ परसेंटेजेस भी अलग अलग हैं, जहाँ पर यह बात करता है कि इंडिविजुअल और एचयूएफ नॉट टू डिडक्ट टैक्स इफ द पेमेंट और अमाउंट क्रेडिटेड टू द कॉन्ट्रैक्टर इज फॉर पर्सनल यूज. हेयर इज पर्सनल यूज कैसे हुआ कि सपोजिंगली एक इंडिविजुअल पर्सन है और उसको अपने घर पर कुछ फर्नीचर का काम करवाना है और एक कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लेकिन वो सिर्फ उसके पर्सनल यूज़ के लिए है, तो फिर वो इस परव्यू की डेफिनेशन में नहीं आएगा, चाहे वो 30,000 से ऊपर की ही पेमेंट क्यों ना हो. इस लाइन का तो हम मतलब यही समझते हैं कि नॉट टू डिडक्ट टैक्स इफ द पेमेंट और अमाउंट क्रेडिट टू द कॉन्ट्रैक्टर इज फॉर पर्सनल यूज. और हम अगला पॉइंट देखते हैं नो इंडिविजुअल और एचयूएफ शैल बी लायबल टू डिडक्ट इनकम टैक्स ऑन सम क्रेडिटेड और पेड ऑन द अकाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर
वेयर सच सम इज क्रेडिटेड और पेड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्सनल पर्पज। सीधी बात है सर, पर्सनल पर्पज के लिए जो भी इंडिविजुअल और HUF मेंबर के जो काम होते हैं उनके लिए अगर वो कुछ भी अमाउंट पे करते हैं, अगर वो इस लिमिट 30,000 से भी ऊपर की अमाउंट पे करते हैं तो उनको नीड नहीं है कि वो टैक्स डिडक्ट करें। इट मीन्स कि कुल मिलाकर ये कुछ बिजनेस एंटिटीज़ पर, कुछ जो बिजनेस रिलेटेड हैं उससे वो आगे की डेफिनेशंस में कवर हैं। इसमें जो अगला पॉइंट आता है, सेकंड पॉइंट, वो बात करता है कि नो डिडक्शन शैल बी मेड फ्रॉम एनी सम क्रेडिटेड और पेडली लाइक टू बी क्रेडिटेड और पेड प्रीवियस ईयर टू द अकाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द बिजनेस ऑफ प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड्स ऑफ कैरेज ऑन फर्निशिंग ऑफ हिज पैन। इट मीन्स ये जो हम प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर लेते हैं तो इसमें एक वो आती है कि इसमें एक बात आती है कि भाई अगर आपके पास प्रीवियस ईयर में एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपके पास लेस देन 10 व्हीकल्स हैं तो आपको टैक्स डिडक्ट करके देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इट मीन्स कि अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ एक प्लाइंग, लीज और ट्रांसपोर्ट वाले से, अगर उसके पास 10 से कम व्हीकल्स हैं तो अगर मैं उससे जो भी उसको पेमेंट करूँगा मैं विदाउट टैक्स डिडक्शन करूँगा। और उसके पास अगर वो पैन मेरे को फर्निश कर देता है तो पैन फर्निश नहीं करेगा तो उसके लिए हम आगे प्रीव्यू देखेंगे, कुछ प्रीव्यूज़ हैं 20% और समथिंग। इसमें एक एग्जांपल देखते हैं सबसे पहले। स्पेशिया एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड मेक्स द पेमेंट टू रवि अग्रवाल टू अ इंडिविजुअल हेयर ए कॉन्ट्रैक्टर फॉर कॉन्ट्रैक्ट वर्क ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2019-2020। तो यहाँ पर सबसे पहली पेमेंट जो हुई दैट 1st of May 2019 इज 20,000। देन 20,000 is an individual payment to the individual. It is not more than 30,000. Then there is no need to deduct tax as per 194C. Next payment is 1/8/2019 is 25,000. The here is also is less than 30,000 individually, and next payment is 28,000 on 1/12/2019. It is also the purview of less than 30,000, then there is no need to deduct tax. On 1/3/2020, a payment of rupees 30,000 is due to Ravi Agrawal on account of contract work. Discuss whether Specia Associates is liable to deduct tax. तो इसका आंसर को हम देख लेते हैं। इसके आंसर में सीधी सी बात है सर, शुरू की 3 पेमेंट तक तो बात नहीं थी, लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही सर आपकी 30,000 की जो पेमेंट हुई उससे आपका एग्रीगेट हो गया 1 लाख रुपीज़। यहाँ पर 20,000, 25,000, 28,000 और 30,000। तो ये पेमेंट्स जो हो रही हैं वो 1 लाख अबव हो रही हैं। तो इन एग्रीगेशन ऑफ प्रीवियस ईयर अगर आपकी पेमेंट कोई 1 लाख से ऊपर जाती है तो आपको फिर टैक्स डिडक्ट करने की यहाँ पर ज़रूरत पड़ जाती है। तो यहाँ पर हम पहले देखते हैं भाई 3 अमाउंट्स जो थी आपकी वो पड़ रही हैं सर हमारे पास 20। तो यहाँ पर जो पहली पेमेंट हुई सर, in the case of individual contract payment to Ravi Agrawal does not exceed 30,000. However, since the aggregate amount paid to the Ravi Agrawal during the previous year exceeds 1 lakh on account of last payment of 30,000, जब हमने लास्ट पेमेंट करी थी 30,000 की तो वहाँ पर वो 1,03,000 समथिंग हो गया था। तो इसमें देखते हैं हम, इसमें जो टैक्स कटेगा वो 1% के हिसाब से कटेगा। इट मीन्स हेयर इज़ इंडिविजुअल। एक यहाँ पर स्पेशिया एसोसिएट्स है जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है रवि अग्रवाल के साथ जो कि एक इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल को जब वो पेमेंट करते हैं तो सर वो 1% के मार्जिन से करेंगे, 1% के आप कह सकते हैं 1% टैक्स डिडक्ट करके उसको पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पर वही एग्जाम्पल का परव्यू है यहाँ पर कि वो किस तरीके से यहाँ पर पेमेंट कर रहे हैं। Next example is service provided by an individual contractor A to a partnership firm B. अब वहाँ पर जो पार्टनरशिप फर्म, अब यहाँ पर एक इंडिविजुअल एक पार्टनरशिप फर्म को सर्विस प्रोवाइड करता है बाय इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्टर। फॉलोइंग पेमेंट्स यहाँ पर भी कर रहा है, फर्स्ट पेमेंट, सेकंड पेमेंट एंड थर्ड पेमेंट। फर्स्ट पेमेंट इज 32,000 विच इज exceed 30,000, so there is need to deduct tax as per 194C. Second payment is 24,000, then there is no need to deduct tax. And here is third payment is 60,000 which is exceed, अगर इनका टोटली हम सम देखें then 60,000, 24,000, 32,000, then there is all exceed more than 1 lakh. So here we consider that next payment, that third payment is 60,000, then there is 60,000, then there is required to deduct tax at the rate 1%, the whole amount as the total payment in the year exceed 1 lakh.
तो हमने जो 32,000 पे जो 1% पहले डिडक्ट टैक्स कर दिया था, हम उस पर टैक्स डिडक्ट नहीं करेंगे। जो हम बाकी के अमाउंट जैसे 24,000 और 60,000 हम इन पे पेमेंट करेंगे बची हुई पे 1% के हिसाब से, क्योंकि हम 32,000 पर हम 1% के हिसाब से पहले डिडक्ट कर चुके हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं। अगर उस एग्जाम्पल में अगर एक कॉन्ट्रैक्टर ए इज ए पार्टनरशिप फर्म होता इन प्लेस ऑफ इंडिविजुअल, अगर एक इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट जब करते हैं, मतलब एक इंडिविजुअल को जब पेमेंट करते हैं तो वो 1% के हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन इंडिविजुअल अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ करते हैं तो सर उसको 2% के हिसाब से करते हैं। ये इसमें वही बात लिखी हुई है कि सर आपको 2% के हिसाब से पेमेंट होगी, इसमें आपको 2% के हिसाब से पेमेंट होगी, इसमें आपको 2% के हिसाब से पेमेंट होगी, क्योंकि यहाँ पर एक फर्म कर रही है एक इन प्लेस ऑफ इंडिविजुअल, मतलब एक फर्म दूसरी फर्म को कुछ वर्क और कॉन्ट्रैक्ट देती है तो वो 2% के हिसाब से डिडक्ट करती है। सेम एग्जाम्पल कंडक्ट होगा, वही 1 लाख की लिमिट आएगी, वही 30,000 की लिमिट आएगी। इसमें हम अगला देख लेते हैं एग्जाम्पल। यहाँ से अब ये वेबसाइट एक अगर कॉन्ट्रैक्टी जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने तो डिडक्ट करके दे दिए, अब कॉन्ट्रैक्टी जानना चाहता है कि भाई मेरे रुपए डिडक्ट हुए हैं या फिर इन्होंने सच्ची में जमा करे हैं। तो क्लाइंट अगर हमसे ऐसी बात पूछता है तो हमारे पास उसको एक कुछ स्टेप्स हैं, बहुत बेसिक स्टेप्स हैं। तो यूटिलिटी फॉर डिडक्टी टू चेक द अमाउंट विच हैज़ बिन डिडक्टेड एंड क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, मतलब यहाँ पर ये पूछना चाह रहा है सर डिडक्ट जो उसने कर तो दिया, अब उसने क्या सच्ची में जमा भी किया है। तो वो हमसे पूछना चाहता है कि आप हमें बताइए कि सर टीडीएस जो हमारा कटा है वो सच्ची में कटा है और जमा भी हुआ है। तो उसके लिए कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, तो हम उसको बताएंगे कि भाई इजीली आप चेक कीजिए। जैसे कि आप गो टू दिस वेबसाइट www.incometax.efiling.gov.in पर जाइए। वहाँ पर अगर आपका लॉगिन है तो लॉगिन कीजिए, रजिस्ट्रेशन है तो रजिस्ट्रेशन कीजिए। यहाँ पर आप अपने फॉर्म 26A में देख सकते हैं, वहाँ पर टैक्स क्रेडिट अवेल अंडर होता है इस सेक्शन में इस अमाउंट का, आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ बेसिक पॉइंट थे कि भाई 26AS क्या कंडक्ट करता है, मतलब क्या क्या कंटेन्स वो रखता है अपने पास, जैसे कि वो टीडीएस की जानकारी रखता है, टीसीएस की जानकारी रखता है, एडवांस टैक्स जो सेल्फ असेसमेंट होते हैं असेसी द्वारा, आपके इनकम टैक्स रिफंड जो होते हैं आईटी डिपार्टमेंट द्वारा, एनुअल इन्फॉर्मेशन रिटर्न्स जो होती हैं वो सब यहाँ पर इंक्लूड होती हैं। और तो इसको 26AS में कुछ बेसिक जानकारी भी इसको मिल सकती हैं। अच्छा, ये लिंक पर अगर हम क्लिक करेंगे तो हम डायरेक्ट उस वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं। ये इस तरीके से डिज़ाइन है। एंड नेक्स्ट इज़, अब हम बात करते हैं भाई वर्क क्या है अंडर 194C। इसके मीनिंग को जानना बहुत ज़रूरी है कि वर्क अपने अंदर क्या क्या एक्सप्रेस करता है, क्या क्या इंक्लूजन है इसके। तो सबसे पहला वर्क आता है सर एडवर्टाइजिंग, जो हमने देखा था कि भाई पर्सनल चीज़ों पर कुछ टैक्स नहीं कटेगा। अगर कोई इंडिविजुअल और एचयूएफ अपने पर्सनल वर्क के लिए करते हैं तो उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। अब कुछ वर्क की डेफिनेशंस आई, भाई क्या क्या वर्क्स हो सकते हैं वो जिन पर टीडीएस कटना आप कह सकते हैं कि भाई वो वर्क की डेफिनेशन में कवर है। फर्स्ट इज़ एडवर्टाइजिंग। अगर कोई कंपनी अपनी एडवर्टाइजिंग करवाती है तो सर वो अपना टीडीएस काटेगी। ब्रॉडकास्टिंग और टेलीकास्टिंग जो भी प्रोग्राम्स होते हैं सर, इनके रिगार्डिंग भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कैरिंग ऑफ गुड्स ऑफ पैसेंजर्स बाय एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अदर देन रेलवेज, कुछ भी अगर हम कैरिज करते हैं पैसेंजर्स को, गुड्स को ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, तो यहाँ पर भी काम आता है सर। ये प्लाइंग में भी इंक्लूड होगा, लेकिन वही है कि अगर 10 व्हीकल से मोर हो जाता है तो इनके भी टीडीएस कटेगा। कैटरिंग का वर्क है वो भी इंक्लूड होगा। मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई ऑफ ए प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशन ऑफ ए कस्टमर बाय यूजिंग द मटेरियल परचेज फ्रॉम सच कस्टमर बट डज नॉट include manufacturing or supply of a product according to the requirements or specification of a customer by using the material purchased from a person other than such a customer। सर समझ में नहीं आया, इसके लिए एक एग्जांपल देखना पड़ेगा। एग्जांपल देखते हैं। भारतीय सीमेंट लिमिटेड परचेज करते हैं कुछ जूट बैग्स फ्रॉम राजकुमार एंड कंपनी। द लेटर हैज़ टू सप्लाई द जूट बैग्स विद द लोगो द एड्रेसी ऑफ द असेसी प्रिंटेड ऑन इट। ठीक है सर, कुछ वो परचेज करती है जूट बैग्स राजकुमार से और उन राजकुमार्स को सप्लाई द जूट बैग्स विद द लोगो एंड एड्रेसी ऑफ द असेसी प्रिंटेड ऑन। अब 1/9/2019 को और 20/3/2020 को एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि भाई इतने का सप्लाई होना चाहिए, उनकी वैल्यू है 8 लाख रुपये। अब यहाँ पर रेज उन्होंने बिल कर दिया 23/2020 को। विद इफेक्ट द पेमेंट ऑफ द सेम इज द असेसी
bound to deduct tax at source, assuming that the value of printing component valued is 1,10,000। जो उसने प्रिंटिंग कंपोनेंट मिलाया, अब क्या वो सप्लाई करा था भारतीय सीमेंट्स लिमिटेड ने? वो भारतीय सीमेंट्स लिमिटेड ने करा था, वो आंसर में देखेंगे हम। यू आर इन्फॉर्म दैट द एसएससी हैज़ नॉट सोल्ड एनी मटेरियल। ओके सर, यहाँ पर वही बात कही, एसएससी ने कोई भी अपना मटेरियल सोल्ड नहीं किया राजकुमार को। एंड that the latter has to manufacture the jute bags in its plant using raw material purchased by it from outsider। अब आउटसाइडर से इसने परचेज किया मटेरियल को, इसके लिए आंसर को देखना हैं। सर एज पर डेफिनेशन अंडर सेक्शन 194C, वर्क शैल नॉट इंक्लूड मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाइंग ए प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशन ऑफ ए कस्टमर बाय यूजिंग रॉ मटेरियल परचेज फ्रॉम ए पर्सन अदर देन सच कस्टमर। दिस इज रिगार्डलेस ऑफ द क्वांटम ऑफ एक्सपेंडिचर। मतलब वो चीज़ बेकार है कि वो 1,10,000 उसके इस एक्सपेंडिचर पे लगे थे, ये बात बेकार है। यहाँ पर बात आती है सर, द प्रॉब्लम क्लियरली स्टेट्स दैट राजकुमार एंड हैज़ टू मैन्युफैक्चर द जूट बैग्स यूजिंग मटेरियल फ्रॉम आउटसाइडर, दैट द एसएससी हैज़ नॉट सोल्ड एनी मटेरियल टू देम। देयर इज इन दिस केस ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। हियर इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अब यहाँ पर एक जिक्र आता है सर सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का। तो उसमें वो डेफिनेशन कवर होती है कि भाई हम अपना कुछ मटेरियल सप्लाइड करते हैं या फिर नहीं करते हैं, तो एक सेल ऑफ सप्लाई हो गई। तो यहाँ पर हमने कुछ सेल सप्लाई करी है सर, उन्होंने सिर्फ हमें एक ऑर्डर दिया था, उन्होंने हमें कोई मटेरियल अपना नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ हमें एक काम दिया था और वो हमने उनको बनाकर सेल कर दिया, तो वो कोई हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। तो वो सिर्फ सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो 1930 जो हमारा एक्ट है उसके तहत कवर होता है, ना कि यहाँ पर कवर होगा। तो बस यही है कि हैंस द प्रोविजन ऑफ आर अट्रैक्टेड एंड नो लाइबिलिटी टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स। सर यहाँ पर टीडीएस नहीं कटेगा क्योंकि उन्होंने कोई पर्सनली मटेरियल नहीं दिया था, उन्होंने आउटसाइडर से मटेरियल खरीदा, एक बंदे को बनाकर जूट बैग्स दिए और उस जूट बैग को एक अपने जो भी प्राइस था उस पर बेच दिए। ठीक है, प्रिंटिंग और सब कॉस्ट वो कुछ भी उनसे नहीं लिया था, राजकुमार ने सीधा सिर्फ भारतीय को जो सामान उन्होंने मांगा वो उनको दे दिया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, वो सेल हुई। अगली चीज़ पर आते हैं जो कि थोड़ा टेक्निकल होता है, सब कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है। 194C में सब कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है इसको देखते हैं। सो हेयर वी अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज सब कॉन्ट्रैक्टर एज पर सेक्शन 194C। ए सब कॉन्ट्रैक्टर वुड मीन एनी पर्सन हु एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कॉन्ट्रैक्टर for carrying out or for any supply of labor। सर यहाँ पर वो अपने एक एंटर होता है एक कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर के साथ, एंड फॉर कैरिंग आउट फॉर सप्लाई ऑफ लेबर फॉर कैरिंग आउट द होल और पार्ट ऑफ द वर्क। होल यहाँ पर या तो वो पूरा का पूरा काम करेगा या फिर उसका कुछ काम करेगा कुछ पार्ट में, अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट वेयर एनी ऑफ द अथॉरिटीज फॉर द सप्लाई ऑफ वेदर होली और पार्टली any labor which the contractor has undertaken to supply in terms of his contract with any of the authorities mentioned under this section। सर जो authorities हमने ऊपर देखी थी, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और अदर मैनी अथॉरिटीज़, तो अगर उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें क्या प्रिव्यू होगा। अब यहाँ पर देखते हैं व्हाट इज टीडीएस टू सब कॉन्ट्रैक्टर, मतलब यहाँ पर टीडीएस सब कॉन्ट्रैक्टर के लिए क्या होगा। सर कुल मिलाकर क्या होता है कि इफ़ सपोज सब कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पर क्या हुआ, क्या कहना चाह रहे हैं सब कॉन्ट्रैक्टर के लिए। सपोज मैं जिस रूम में हूँ ये मेरा स्टूडियो है और मैं यहाँ पर अपनी वर्किंग करता हूँ, और सपोजिंगली ये पर्सन आता है मेरे पास कि सर मैं भी आपका स्टूडियो यूज़ करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हम लोग के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसने क्या किया, मैंने कहा भाई मेरा काम रहता है, आप ऐसा करना, आप कुछ मेरा काम कर देना। तो उसने कहा ठीक है सर मैं आपका भी काम कर दूंगा। तो उसने जब अपना काम के साथ साथ उसने मेरा भी काम किया तो मैं उसको एक सम पेड ऑफ अमाउंट दूंगा। मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट था किसी पर्सन के साथ, अब उस पर्सन का कुछ काम मैंने एक बंदे को दे दिया कि अच्छा सर आप भी कर देना कुछ काम इसका, तो मैं आपको कुछ एक पेड अमाउंट कर दूंगा अगर आप इस काम को कर देते हैं। तो इट्स कॉल्ड सब कॉन्ट्रैक्ट। मतलब मैंने जिन बंदे से मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था उनका कॉन्ट्रैक्ट मैंने एक दूसरे बंदे से सब कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। वो भी मेरे स्टूडियो यूज़ करेंगे लेकिन वो पार्ट में मेरा कुछ वर्क भी कर लेंगे और मैं उनको इस अमाउंट में एक बेसिक अमाउंट उनको पे करूँगा। तो इट्स कॉल्ड सब कॉन्ट्रैक्ट।
इसके परव्यू में हम आगे देखते हैं दैट व्हाट इज टीडीएस टू सब कॉन्ट्रैक्टर। सर टीडीएस सब कॉन्ट्रैक्टर के लिए क्या होगा? एज पर प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट एनी पर्सन बीइंग ए कॉन्ट्रैक्टर नॉट बीइंग एन इंडिविजुअल और ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। यहाँ पर सर क्योंकि एचयूएफ और इंडिविजुअल को यहाँ पर इंक्लूड क्यों नहीं किया गया? क्योंकि सर यहाँ पर बात थी, यहाँ पर इन्होंने बात करी थी फॉर द सप्लाई ऑफ वेदर, और यहाँ पर बात हुई थी सर कैरिंग आउट एनी सप्लाई और अथॉरिटीज से रिगार्डिंग। अगर आप सब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसी भी अथॉरिटी से रिगार्डिंग, और एक्सेप्शन ऑफ इंडिविजुअल और एचयूएफ। सर एचयूएफ नहीं होनी चाहिए। सपोजिंगली जिन 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 महाशय से मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि भाई आप भी मेरा स्टूडियो यूज़ कर सकते हैं, तो वो कोई इंडिविजुअल या एचयूएफ नहीं है, वो कोई या तो कंपनी है या फिर कोई अथॉरिटी है, जो कि हमारी ऊपर वाली डेफिनेशन में कवर हुई थी। सर वो ऊपर वाली डेफिनेशन कौन सी थी, उसको एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। सर यहाँ पर थी सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, द एनी कंपनी, कॉरपोरेटिव सोसाइटी, कोई ट्रस्ट, यूनिवर्सिटी और कोई भी फर्म। यहाँ पर इंडिविजुअल एचएफ को यहाँ पर बोल्ड इसलिए भी किया हुआ है क्योंकि इनका काफ़ी इफेक्ट पड़ता है 194C में। इनकी जगह जगह पर प्रोविजंस चेंज हो जाते हैं कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी के बिहाफ पे। तो इसको हम आगे देखते हैं कि और इसमें और क्या क्या इंक्लूजन होगा कि भाई इसमें टीडीएस हमारा क्या माना जाएगा। इसके लिए हमें एक बेहतर है कि हम एक ये वाला पॉइंट देखें कि भाई टीडीएस अंडर 194C टू नीड टू बी डिडक्टेड। तो सर पेमेंट क्या है कि फर्स्ट द पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग टू रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्टर सब कॉन्ट्रैक्टर शुड डिडक्ट टीडीएस। ठीक है सर, उसको टीडीएस डिडक्ट करना चाहिए। अब वो किन फेजेस में कर सकता है सर? आइदर एट द टाइम ऑफ क्रेडिटिंग सच सम टू द अकाउंट ऑफ पे के थ्रू करेगा सर, या फिर वो कुछ उनको कैश देगा। हालांकि यहाँ पर कैश का पेमेंट थोड़ा गलत हो जाता है क्योंकि आपका 30,000 से ऊपर आप अगर कहेंगे तभी आपका टैक्स डिडक्ट कि आप परव्यू में आएंगे, 194C में आएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि कैश के पेमेंट आप नॉर्मली वैसे भी नहीं होता क्योंकि 10,000 तक आप कैश कर सकते हैं सिर्फ। अगर आप 10,000 से ऊपर करेंगे तो वो आपका इनकम टैक्स एक्ट में आपके P&L साइड में वो डिसअलाउड हो जाएगा क्योंकि आप 10,000 से ऊपर कर नहीं सकते। और यहाँ पर 30,000 से ऊपर जब करेंगे जब भी टीडीएस होगा। तो ये पॉइंट वैसे भी है बट इसमें डेफिनेशन में इंक्लूड्स है ये। और बाई एनी इशू ऑफ चेक और एनी अदर मोड विच एवर इज अर्लियर। सर तीनों में से अगर आप जो भी पेमेंट कर देते हैं तो वो यहाँ पर अट्रैक्ट हो जाएगी कॉन्ट्रैक्ट टीडीएस टू सब कॉन्ट्रैक्टर। यहाँ पर भी वही सेम बात थी, तीनों की तीनों वही बात लिखी हुई है कि सर कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर जब आपका मान लिया जाएगा जब आप इन तीनों में से कोई भी जल्दी अर्लियर कर लेते हैं इन तीनों में से। नेक्स्ट पॉइंट इज वेयर इज द पेमेंट मेड टू सब कॉन्ट्रैक्टर, व्हाट कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड। तो सर कंडीशन कुछ सेटिस्फाइड होनी चाहिए यहाँ पर सब कॉन्ट्रैक्टर के लिए। सर सबसे पहली बात तो वो एक रेजिडेंट होना चाहिए एज पर मीनिंग ऑफ सेक्शन 6 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। होपफुली इसमें कुछ चेंजेस ना आए हों। एंड सेकंड इज सर पेमेंट इज मेड बाय ए रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्टर नीड नॉट बीइंग एन इंडिविजुअल और एचयूएफ। सर वो एचयूएफ और इंडिविजुअल नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर वो होगा तो सर वो एक सब कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में ही इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि वो इंक्लूजन ही नहीं किया गया। और थर्ड इज दैट पेमेंट इज मेड टू कैरी आउट एनी वर्क और सप्लाई ऑफ लेबर। यस ये तो बात है कि सर आपका जब वर्क होगा या फिर कोई सप्लाई होगी तभी वो इस कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, 194C में आते हैं। अगर आप प्रोफेशनल सर्विसेज देते हैं तो अदर सेक्शंस में चले जाते हैं। अगर कोई आप और भी कुछ काम करते हैं तो वो सर आपका रेंटिंग का तो वो अलग सेक्शन में चला जाता है। तो इसमें सिर्फ वही इंक्लूज होगा जो कि कोई वर्क होगा, कोई लेबर सप्लाई होगी। अब यहाँ पर चौथा पॉइंट जो है वो भी सर 30,000 है। जब अगर 30,000 से कम हुआ तो आपका टीडीएस नहीं कटेगा। यही बेसिक पॉइंट है जो कॉन्ट्रैक्टर में है वही सब कॉन्ट्रैक्टर पर भी एप्लीकेबल होते हैं। सिर्फ यहाँ पर इंडिविजुअल को थोड़ा सा एक्सेप्शन केस में रखा गया है। अब यहाँ पर कुछ टीडीएस के रेट्स देख लेते हैं सर। व्हाट इज टीडीएस रेट्स? पेमेंट टू रेजिडेंट और इंडिविजुअल हमने देखा था एग्जांपल में, जब इंडिविजुअल को पेमेंट हुई थी तो सर 1% के हिसाब से हुआ था। अगर इंडिविजुअल अपना टीडीएस का पैन टीडीएस के लिए अपना पैन सबमिट नहीं करवाता तो सर उसको 20% अपना टीडीएस कटवाना पड़ेगा। सेकंड इज अगर वो पेमेंट करता है किसी भी पर्सन को एनी रेजिडेंट पर्सन अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ तो सर आपका 2% होगा। जो हमने देखा था कि इंडिविजुअल को नहीं कर रहा था वो एचयूएफ उसको एक फर्म को कर रहा था, एचयूएफ भी नहीं यहाँ पर एक फर्म को कर रहा था सिर्फ वो, तो 2% के हिसाब से होगा। और थर्ड इज पेमेंट टू ट्रांसपोर्टर। तो सर यहाँ पर नील आता है। अगर ट्रांसपोर्टर अपना पैन सबमिट नहीं करता तो सर उसका 20% टीडीएस कटेगा।
उसका 20% TDS कटेगा। सर इसमें सबसे बड़ी बात आती है कि आपके जो 2% और 1% है सर, ये रिगार्डलेस है कि आपका कोई सरचार्ज या एजुकेशन सेस और SHEC कोई भी ऐड नहीं होगा इसमें। सिर्फ ये एक बेसिक रेट्स हैं जो इन्हीं के हिसाब से TDS कटेगा। अब कुछ इसके एक्सेप्शंस भी हैं। वो एक्सेप्शंस क्या हैं? यहाँ पर सर एक TDS कॉन्ट्रैक्टर में आई थी कि भाई अगर आपका कोई मटेरियल बनाकर आप देते हैं तो वो आप आ रहा था। अगर आप कुछ मटेरियल नहीं देते हैं और सिर्फ आप नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और जिसमें आप कुछ स्पेसिफिकेशन बस कह रहे हैं कि भाई हमें ये चीज़ दे दीजिए, और वहाँ पर वो सेल ऑफ गुड्स ऑफ सेल्स में कवर हो रहा था, ना कि वो TDS में कवर हो रहा था। तो इसके भी पॉइंट्स वही हैं। इसकी कुछ टाइम लिमिट्स हैं, दैट द टाइम लिमिट विद इन विच टैक्स इज टू बी डिपॉजिटेड। सर आपने TDS तो काट लिया, लेकिन आपको एक विद इन अ टाइम अपना TDS डिपॉजिट तो करवाना पड़ेगा। वेयर द पेमेंट इज मेड बाय और बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। सर अगर कोई गवर्नमेंट का केस है तो आप ऑन द सेम डे कर दीजिए। वेयर द पेमेंट इज मेड बाय एनी अदर केस अदर देन गवर्नमेंट देन इज क्रेडिटेड ऑफ द इन द मंथ ऑफ मार्च और बिफोर April 30। सर या तो आपका जो है वो मंथ अप्रैल मार्च में हो जाना चाहिए या फिर बिफोर 30 अप्रैल से पहले पहले हो जाना चाहिए। इन अदर मंथ्स विद इन 7 days फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच ओके। जो सेकंड पॉइंट था हमारा, वो ये कहना चाह रहा था कि सर अगर आपका मार्च का TDS कटता है तो क्या होता है, ये आपका वो ईयर एंड होता है, तो इसमें एक हमें एक रियायत दी गई है कि भाई ठीक है आपका अगर मार्च में कोई TDS कटता है तो आप उसको 30 अप्रैल तक आप सबमिट कर सकते हैं। लेकिन इन अदर केसेस में सपोजिंगली मेरा कोई मई का TDS कटता है तो वो मेरे को जून की 7th डे को, मेरे को वो 7th तारीख तक वो मेरे को अपना TDS सबमिट करवाना पड़ेगा विद इन 7 days फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द डिडक्शन इज मेड। मेरी मई में डिडक्शन हुई थी सर, मेरे को वो जून की 7th जून तक मेरे को अपना TDS जमा करवाना पड़ेगा। अगर हम TDS जमा नहीं करवाते तो वो कुछ इंटरेस्ट के साथ फिर पे करवाना पड़ता है। सर एक TDS का इशू सर्टिफिकेट होता है इन केस ऑफ पेमेंट अदर देन सैलरी। TDS सर्टिफिकेट आर टू बी इशूड ऑन क्वार्टरली बेसिस इन फॉर्म नंबर 60A एज पर रूल 31। Every person responsible for deduction of tax from payments other than salary has to issue a quarterly TDS certificate in form number 16A. The certificate is to be issued by following date. सर TDS का सर्टिफिकेट्स होता है, सैलरी के लिए जो होता है वो तो 16 फॉर्म नंबर 16 होता है, लेकिन अदर देन जो जितने भी सैलरी से अदर देन सैलरी होते हैं वो 16A में सर्टिफाइड होते हैं। तो उनके कुछ बेसिक डेट्स हैं कि सर अगर आपकी ड्यू डेट टू नॉन गवर्नमेंट डिडक्टर है, आपका जो गवर्नमेंट मतलब जो डिडक्टर होता है वो आपकी गवर्नमेंट नहीं है, तो उस केस में आप सर अप्रैल टू जून जो होते हैं क्वार्टरली बेसिस पर वो आप 30 जुलाई तक आपको सर्टिफिकेट इशू हो जाता है। जुलाई टू सितंबर जो है वो 30 अक्टूबर तक, अक्टूबर से दिसंबर तक 30 जनवरी तक, जनवरी टू मार्च सर इसमें हमें और एक्सटेंशन मिल जाता है, वो हम 30 मई तक करवा सकते हैं। अगर गवर्नमेंट के केस में है तो सर आपका जो अप्रैल टू जून है वो 15 अगस्त तक, जुलाई टू सितंबर है वो 15 नवंबर तक, अक्टूबर टू दिसंबर है वो 15 फरवरी तक, और जनवरी टू मार्च है वो 30 मई तक। तो यहाँ पर बस केसेस थोड़े से सेम है लास्ट वाला तो, लेकिन बस इसमें कुछ पेमेंट थी। एक अमेंडमेंट आई थी सितंबर 2019 में कि सर फ्रॉम सितंबर 1 2019 an individual or HUF paying any sum to a contractor or a person professional or commission or brokerage more than 50 lakhs in a financial year would be required to deduct tax at source at the time of credit of such। और सर अगर आप कोई भी इंडिविजुअल को पे करते हैं, अगर उसका कॉन्ट्रैक्ट है सर 50,000 से ऊपर, मतलब आप प्रोफेशनल और कमीशन का और ब्रोकरेज का अगर आप फाइनेंशियल ईयर में पे करते हैं तो सर 50,000 से ऊपर तो सर आपको टैक्स डिडक्ट करना पड़ेगा। ये 1 सितंबर 2019 में एक छोटी सी अमेंडमेंट आई थी। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। केस स्टडीज़ हम अगली वीडियो में कवर करेंगे कि भाई केस स्टडी प्रैक्टिकल केस स्टडीज़ क्या हुई थी, तो उस पर भी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और जाते जाते 2 लाइन करना चाहो ऐसा जो दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।